हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। उम्मीद है, आशा है आप लोग सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी जो कर सकता हूं, कुछ चैप्टर क्लियर करके वो मैं जारी रखे हुए हूं। आज थोड़ा बैकग्राउंड में आ चुकी महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत श्री राम कथा का पाठ हो रहा है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी नॉइज में दिक्कत आए, थोड़ी बहुत आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2, और भाग 2 में हम स्पेशली क्या देखेंगे। भाग 2 में संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद अगर देखते हैं तो हमारा अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आता है। यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने अनुच्छेद देखेंगे। ये भाग 2 में क्या दी हुई है? भाग 2 में दी हुई है नागरिकता, यानी भारत की नागरिकता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी भाग 2 में दी हुई हैं। हम देखेंगे कि नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप क्या होती है, इसके क्या मायने होते हैं, कौन कौन नागरिक होता है, किसको किसको नागरिक बनने का अधिकार भारत में दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता। तो नागरिकता में जब हम देखते हैं तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो भारत के नागरिक होते हैं, और दूसरे हम देखते हैं जो विदेशी लोग होते हैं। तो कौन कौन से लोग? 2 तरह के लोग होते हैं। तो 2 तरह के लोग जो हैं, 2 तरह के लोग कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं जो हमारे नागरिक होते हैं, और दूसरे होते हैं जो विदेशी होते हैं, यानी हमारे देश के नागरिक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम नागरिक देख लेते हैं। हमारे देश के नागरिक कौन होते हैं? नागरिक जो होते हैं ये भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, यानी हमारे देश के पूर्ण सदस्य हैं। जैसे हम सभी लोग हैं तो भारत के नागरिक हैं। हम सभी क्या क्या हैं? भारत के पूर्ण सदस्य हैं, और भारत के संविधान पे पूर्ण निष्ठा होती है, हम पूर्ण उसका पालन करते हैं। और इसके विपरीत जो विदेशी लोग होते हैं, वो विदेशी लोगों की 2 श्रेणियां होती हैं। इन्हें जितने भी देश के संविधान में नागरिक अधिकार और मूल अधिकार दिए होते हैं सारे नहीं प्राप्त होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत प्राप्त होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं विदेशी लोग। तो विदेशी लोग जो होते हैं, एक तो विदेशी मित्र होते हैं, जो हमारे मित्र देश हैं उनके जो नागरिक होंगे वो विदेशी मित्र कहे जाएंगे। और जिनसे हमारा युद्ध वगैरह चल रहा होगा, जिनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, वो विदेशी शत्रु होंगे। जैसे पाकिस्तान से जब युद्ध होता है तो वो वहाँ के जो नागरिक होते हैं हमारे विदेशी शत्रु कहे जाएंगे, अगर वो ये हमारे यहाँ उस समय हों। तो भारतीय जो नागरिक हैं उनको तो जितने भी मूल अधिकार हैं सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं उनको कुछ मूल अधिकार 15, 16 और 19 के अलावा 29, 30 ये इतने मूल अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते हैं। अब चूँकि हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद के बारे में देखते हैं, तो हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक में ये मूल अधिकार आते नहीं। तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तब आप 15, 16, 19 और 29 और 30 की चर्चा हम करेंगे, तो उस चर्चा में आप इन चीज़ों को देख लेंगे। याद रखिएगा कि 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो जब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य अधिकार भी हैं, कुछ अन्य अधिकार भी हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, चुनाव में मतदान का जो अधिकार होता है वह सिर्फ हमारे नागरिकों को ही प्राप्त होता है। वह विदेशी लोग मतदान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वोटिंग जो होगी तो सिर्फ भारत के ही नागरिक वोट डालेंगे। उसके अलावा जब संसद यानी जो संसद का चुनाव है, या राज्य विधानमंडल जैसे हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, तो इनमें जब चुनाव होता है तो उनके लड़ने का अधिकार, चुनाव एक तो मतदान करने का अधिकार, दूसरा इन सब में चुनाव लड़ने का जो अधिकार है यानी सीट पे खड़ा होने का अधिकार, वह भी विदेशियों को नहीं है, सिर्फ नागरिक को ही अधिकार है, क्योंकि जो भारत के नागरिक होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े पद हैं, जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद है, या उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारे
बड़े बड़े पदों के लिए, जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, तो इन सब की योग्यता रखना या इन सब पे चुनाव लड़ना या इन सब पे बैठना, इन सब पे कार्य करना, यह सब विदेशियों के लिए नहीं होता है। तो यह सारे, इसके साथ साथ कई सारे कर्तव्य होते हैं, तो वो भी नागरिकों के लिए ही होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संवैधानिक व्यवस्था क्या है, यानी संवैधानिक व्यवस्था क्या कहते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकों की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए क्या है। तो अगर संविधान में हम देखें तो संविधान में नागरिकों के लिए बहुत कम वर्णन किया गया है। कम वर्णन क्यों किया गया है? अब अगर नागरिकता के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाता तो संविधान वैसे ही हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और अगर विस्तृत वर्णन किया जाता, अगर विस्तृत वर्णन करते, बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन करते, तो संविधान बहुत और बड़ा हो जाता। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान वैसे भी हमारा है। तो इसे छोटा करने के लिए संविधान बनाया गया, और संविधान में सिर्फ एक व्यवस्था कर दी गई कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब इस डेट को जब संविधान लागू हुआ तो इसके पहले के जितने लोग हैं, इसके पहले जिन लोगों को नागरिकता मिली, यानी 26 जनवरी 1950 को जितने लोगों को नागरिक बनाना था, उन लोगों की नागरिकता की व्यवस्था संविधान में कर दी गई कि भाई इन इन लोगों को संविधान के अनुसार नागरिकता दी जाती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद की जितनी व्यवस्था होगी, वह व्यवस्था करने के लिए संविधान ने संसद को पावर दे दी कि भाई इसके बाद व्यवस्था आप कीजिए, जब मैं लागू हो रहा हूँ तब तक की व्यवस्था मैं देखे ले रहा हूँ। तो तब तक की व्यवस्था संविधान द्वारा देख ली गई। तो 26 जनवरी 1950 को जितने लोग भारत के नागरिक बने उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, उसके बाद के बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है। उसके बारे में संसद हमारी कानून बनाती है, और उन कानूनों में लिखा होता है कि कौन कौन भारत का नागरिक रहेगा, किसकी नागरिकता रहेगी और किसकी नागरिकता जाएगी। तो अब देखते हैं वो 4 तरह के लोग कौन थे जिन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता मिली। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी जब हम देखते हैं तो पहली श्रेणी में कौन आते हैं? भारत का मूल निवासी, भारत का यानी यहीं भारत में ही रहने वाला व्यक्ति हो। तो भारत का मूल निवासी वह व्यक्ति हो, प्लस उसके साथ साथ इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। क्या करे? इन 3 शर्तों में से एक शर्त अवश्य पूरी करता हो। तो इन 3 शर्तों में से एक शर्त क्या है? तो पहली शर्त है इसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी उसका जन्म, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक। या फिर उसके माता, अगर जन्म उसका भारत में ना हुआ तो उसका जन्म भारत में हुआ, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका खुद का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। यानी संविधान लागू कब हुआ? 1950 में, और इसका मतलब हुआ 1945 से भारत में रह रहा हो। 1945 से अगर वह भारत में रह रहा है तो भले ही उसका जन्म भारत में नहीं हुआ तब भी वह भारत का नागरिक बन जाएगा। तो 3 में से कोई एक शर्त अगर वह कर रहा है तो भारत का मूल निवासी है, और उसके साथ यह शर्त पूरी कर रहा है, उसका जन्म भले ही ना हुआ हो, मूल निवासी अगर वह यहाँ का है तो इसमें से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। तो यह हो गई हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त उन लोगों के लिए रखी गई जो लोग पाकिस्तान से, हमें पता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ 2 संविधान सभाएं बनाई गईं, एक पाकिस्तान की एक भारत की, और भारत का बंटवारा हो गया। तो जो बंटवारे में आपने देखा बहुत सारे दंगे फसाद हुए, मूवी भी बनी है गदर, आप देख सकते हैं कि बंटवारा हुआ, कितना मारकाट हुई, बहुत से लोगों के घर जलाए गए, लोगों के साथ दुखद त्रासदियाँ हुई। तो अब जब पाकिस्तान से लोग आए तो उनको नागरिकता संविधान ने कैसे दी? तो दूसरा मुद्दा उस पे है। तो अगर व्यक्ति पाकिस्तान से आया भारत तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? अब उसके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए। अविभाजित मतलब जब बटा नहीं था भारत, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो वर्तमान के हैं, यानी भारत प्लस पाकिस्तान और प्लस बांग्लादेश, यानी ये 3 देश जब विभाजन नहीं हुआ था तो तीनों देश एक में थे। तो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, बिना बटे हुए भारत में। अब वह जब आया हो
तो 19/7 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पाकिस्तान से आकर वह भारत आया और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया और भारत में रहने लगा। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 को आया, उस डेट को या 19 जुलाई को ही आ गया, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आया, तो आकर उससे पंजीकरण यहाँ पे करवाया हुआ हो। पंजीकरण जो है वह रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। उसने आके यहाँ भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाया तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। और यह व्यवस्था दी हुई आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आए। तो पाकिस्तान से आने वालों के लिए अनुच्छेद 6 बात करता है। अगला जो है वह है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए बात करता है, क्या कहता है, जो यहाँ से पाकिस्तान गए और फिर से उनको पाकिस्तान रास नहीं आया, उनको लगा भाई अपना भारत अच्छा था और हमें भारत लौट जाना चाहिए। तो जो भारत से पाकिस्तान गए और वहाँ से फिर यहाँ लौट आए, यानी 1 मार्च 1947 तक वह भारत छोड़कर चले गए। और उसके बाद 26 जनवरी यानी संविधान लागू होने तक, इसके पहले जो भारत से गए उनकी बात नहीं होगी, वो तो नहीं आ सकते लौट के, उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं होगी। लेकिन 1 मार्च 1947 के को भारत से पाकिस्तान चले गए या इसके पहले चले गए और लौटकर आए 26 जनवरी 1950, यानी जब संविधान हमारा लागू हुआ उसके पहले लौट आए, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराकर 6 महीने यहाँ रहे और 6 महीने रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जिसे कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यह आर्टिकल 7 उन भूले बिसरे लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वहाँ से लौटकर फिर भारत वापस आ गए। तो यह हो गया हमारा आर्टिकल 7। नेक्स्ट आर्टिकल 8 देखते हैं, जो चौथी व्यवस्था और लास्ट व्यवस्था संविधान में दी हुई है आर्टिकल 8 में। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि जो व्यक्ति है उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। अविभाजित भारत मैंने बताया आपको, जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय के भारत में पैदा हुए हों, या तो उसके माता पिता में से कोई पैदा हुआ हो या तो दादा दादी पैदा हुए हों, लेकिन वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, यानी वह भारत का जिस समय बंटवारा नहीं हुआ था उस समय उसके माता पिता दादा दादी यहीं पैदा हुए हों, लेकिन वह स्वयं कहीं इंग्लैंड में या कहीं भी रह रहा हो, तो अगर उसे यहाँ आकर भारत का नागरिक बनना है तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन, यहाँ के पंजीकरण कराए। और पंजीकरण के लिए 2 विधियाँ दी गई हों, या तो कूटनीतिज्ञ तरीके से कराए या तो पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में कराए। तो इनको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, इतना डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये 4 विधियाँ जो थीं, ये 4 विधियाँ संविधान में दी हुई थी। ठीक, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक हमने देखा कि उनमें ये विधियाँ दी हुई हैं। अब कुछ अन्य जो आर्टिकल दिए हुए हैं 11 तक, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो उनमें कुछ अन्य चीज़ें दी हुई हैं। तो अन्य चीज़ें क्या दी हुई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अन्य जो चीज़ें हैं, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 जो बात करता है, आर्टिकल 9 यानी हम नो से याद रख सकते हैं। नो मतलब नागरिकता नहीं दी जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? नो, ऐसे आपको आर्टिकल नहीं दिया जाएगी नागरिकता। यानी अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ नागरिकता ख़त्म होने के बारे में यही एक आर्टिकल संविधान में दिया है, बाकी जितने हैं वो संसद ने विधि द्वारा निर्मित किए हैं। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप पाकिस्तान या अमेरिका या फिर इंग्लैंड की नागरिकता ले लेते हैं तो आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 इसकी बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 10 पे आते हैं। तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी भारत की अगर संसद ने कोई कानून बनाया उस बारे में, और कानून बना के किसी व्यक्ति को नागरिकता दी है तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो आर्टिकल 11 जो अंतिम आर्टिकल भाग 2 का है, सबसे अंतिम आर्टिकल कहता है कि नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बनाना होगा। नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे जाएगी,
नागरिकता किन किन लोगों की रहेगी, किन किन लोगों की जाएगी। जैसे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग घुसपैठ करके भारत के पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह क्षेत्रों में घुस रहे हैं। तो उन लोगों के लिए देख रहे हैं आप सीएए और एनआरसी जैसे जो कानून नए आ रहे हैं, तो वह सब कानून नागरिकता पर आधारित हैं। और यह नागरिकता पर आधारित कानून कौन पास कर रहा है? हमारी संसद। तो नागरिकता किसकी रहेगी, किसकी जाएगी, नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने की पावर है तो वह संविधान किसको देता है? संसद को देता है। तो नागरिकता के संबंध में सारे कानून बनाने का पावर जो है वह संसद के पास है। तो इस तरह से सारे आर्टिकल जो है हमने आसानी से देख लिए। अब जो यह पावर संसद को दी गई है, संसद को जो पावर कौन सी दी गई? कानून बनाने की। तो यह कानून बनाने की जो पावर संसद के पास है, अब संसद करेगी इसका उपयोग और इसके आधार पर कानून बनाएगी। और ज़्यादा विस्तृत वर्णन जो है नागरिकता का उन कानूनों में है, यानी संवैधानिक विधि में नागरिकता का बहुत कम वर्णन है और अधिकतर जो वर्णन है वो संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम में है। जब संसद कोई बिल पास करती है तो वह एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है, और वह अधिनियम नागरिकता के संबंध में होता है, तो उसे नागरिकता से संबंधित अधिनियम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं संसद ने 1955 में एक अधिनियम पास किया, यानी लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया और वह बन गया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो 1955 का अधिनियम मुख्य है। नागरिकता के संबंध में सबसे पहले 1955 में कानून बना और उस 55 में कानून बनने के बाद फिर विभिन्न सालों में नई नई ज़रूरतें आती गईं। कभी पाकिस्तान से लोग आए, कभी हमने देखा कि फ्रांस ने पांडिचेरी दिया, गोवा हमने लिया पुर्तगालियों से 1961 में, और हमने सिक्किम को राज्य बनाया। तो ये नए नए क्षेत्र भी आए। तो इन सबको नागरिकता, यहाँ के लोगों को नागरिकता देने के लिए विभिन्न समयों में अलग अलग कानून बनाए गए, नई नई ज़रूरतों के अनुसार नए नए कानून बने। तो यही नागरिकता अधिनियम जो मेन है, जो मूल है, मुख्य है। मान लिया एक कार डिज़ाइन की गई और वह कार डिज़ाइन करने के बाद फिर उसमें छोटे छोटे सुधार किए गए कि हाँ भाई, जैसे कोई मार्केट में कोई बाइक आती है तो हम देखते हैं कि पहला जो मॉडल होता है तो उसमें फिर अलग अलग सुधार होके नए नए तरीके से उस बाइक को, या मोबाइल ही देखते, मोबाइल पहले कोई आता है, उसका एक आता है, फिर उसका प्रो और प्लस या करके इसी तरीके से लॉन्च किए जाते हैं नए नए। तो नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसके बाद उस 55 वाले अधिनियम में 1955 वाले अधिनियम में बहुत सारे सुधार किए गए। तो जो नए नए आएंगे उनको नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम विभिन्न सालों में पास हुए। 1957 में पास हुआ, फिर 1960 में, 1985, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, इनमें इस नागरिकता संशोधन अधिनियम इनको सबको कहा जाएगा। तो 1955 के बाद इतने सारे बार संशोधन किया गया ताकि वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से चला जा सके। आगे आने वाले समय में जो नई चुनौतियां नागरिकता के संबंध में आईं, उनके संबंध में ये सारे कानून बनाए गए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब नागरिकता अधिनियम जो है उनके आधार पर नागरिकता प्राप्त कैसे होगी। यानी अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है, नागरिकता, जो व्यक्ति नागरिक नहीं है भारत का, उसको नागरिकता मिलेगी कैसे? क्योंकि संविधान में हमने देखा कि सिर्फ जो व्यवस्था की गई थी वह संविधान लागू होने के समय, यानी 26 जनवरी 1950 तक की ही चर्चा थी। यानी उस समय तक जिसको नागरिक बनाना था सिर्फ उसी की बात हुई थी। लेकिन यह बात करता है 26 जनवरी 1950 के बाद। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले कौन कौन नागरिक रहेगा इसकी चर्चा संविधान करता है, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन कौन होगा इसकी चर्चा करता है नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 55 में विभिन्न जो सुधार आगे हुए उनके बारे में भी। तो 5 तरीके 1955 का जो अधिनियम है वह कहता है कि 5 शर्तें हैं, 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और वह चाहता है कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं, तो उसके लिए 5 व्यवस्थाएं हैं। एक तो जन्म से, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पे, चौथा प्राकृतिक तरीके से, और 5वां है क्षेत्र प्रविष्टि, यानी भारत के क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र जोड़ लिया जाता है। जैसे गोवा का जोड़ा गया, जैसे पुर्तगाल के अन्य क्षेत्र जो थे, जैसे फ्रांस का पांडिचेरी जोड़ा गया। तो ये सारे क्षेत्र, जैसे सिक्किम जोड़ा गया, तो ये सारे क्षेत्र जब जुड़े तो वहाँ की
जनता को कैसे बनाया जाएगा नागरिक, तो इस आधार पे हम देखते हैं इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। तो पहला देख लेते हैं, इसमें पहले पे डिस्कशन करते हैं। पहला है जन्म से, यानी जन्म के आधार पे नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, जो व्यवस्था रखी गई जन्म के, तो उन 26 जनवरी 1950 तक तो संविधान ने दे ही दिया कि उनको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। अगर वह उनके माता पिता या दादा दादी या स्वयं उनका जन्म भारत में हुआ है तो उनको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद 1986 का जो संशोधन होता है, नागरिकता अधिनियम 1955 वाले में 86 वाला जो संशोधन हुआ, उनके लिए यह व्यवस्था की गई कि जन्म तो उनका भारत में होना ही चाहिए, लेकिन उनके जन्म के समय माता पिता भी भारत के नागरिक हों। यानी माता या पिता, यानी जन्म जब हुआ व्यक्ति का, तो या तो माता या तो पिता उसके भारत के नागरिक हो। और यह व्यवस्था चूँकि 1986 में संशोधन होता है, लागू कब होती है, 1 जुलाई 1987 से, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद तो यह व्यवस्था हुई कि कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक रहेगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद से क्या होगा कि जन्म से उस 1 जुलाई 1987 के बाद उस व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो उसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर इसमें थोड़ा और सुधार किया गया। और सुधार क्या किया गया, 2003 में एक फिर से संशोधन आता है, तो उसमें और व्यवस्था कर दी गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या व्यवस्था रहेगी, दोनों नागरिक, या तो दोनों माता और पिता दोनों उसके भारत के नागरिक हों, या तो एक नागरिक हो, दूसरा चलिए भले ही नागरिक ना हो लेकिन अवैध प्रवासी जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुसते हैं, तो उस तरीके से अवैध रूप से भारत में ना घुसा हो, वैध तरीके से घुसा हो, पासपोर्ट वीज़ा उसके पास हो, उस प्रकार का प्रवासी हो। यानी माता या पिता में से एक नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो इनमें दोनों में से एक कोई फॉलो कर ले तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं वंश आधारित जो नागरिकता है वह कैसे मिलती है। तो वंश आधारित नागरिकता पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं वंश अर्थात उस व्यक्ति का वंश जो है वो भारतीय रहा हो। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, भारत से बाहर उसका जन्म हुआ, लेकिन उसका वंश कहाँ का है, भारतीय है। तो वंश का मतलब तब था पिता सिर्फ भारतीय नागरिक हो तो मान लिया जाता था वह कहीं भी इंग्लैंड में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, वहाँ रह रहा है भारत से बाहर, लेकिन अगर उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो चूंकि उसका वंश भारतीय हो जाएगा तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन वह अमेरिका का नागरिक नहीं होना चाहिए। यह पहली बात हो गई, हमने पहले ही बात कर ली, नागरिक कोई दूसरे देश का वह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या होता था, इसमें पिता के साथ पिता सिर्फ शामिल थे, माता शामिल नहीं थी, तो एक भेदभाव माना जाता था। इसलिए 1992 में यह व्यवस्था कर दी गई कि इसमें माता भी शामिल हो गई। चाहे पिता भारत का नागरिक हो या माता भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब उसमें एक व्यवस्था 2004 के बाद और जोड़ दी गई। 2004 के बाद व्यवस्था क्या जोड़ दी गई, ऐड कर दी गई, व्यवस्था जोड़ दी गई कि जन्म जिस समय हुआ उस समय बच्चे का पंजीकरण भारतीय कांसुलेट में अवश्य करा दिया गया हो। और भारतीय कांसुलेट मान लिया इंग्लैंड में व्यक्ति है और इंग्लैंड में उस बच्चे का जन्म हुआ, उसके माता पिता एक भारतीय हैं, दोनों में से कोई भारतीय है, लेकिन जन्म उसका इंग्लैंड में होता है, तो इंग्लैंड में उसे भारत की दूतावास जो खुला होता है, वहाँ जो भारतीय कांसुलेट होते हैं उनके द्वारा वहीं पर उस बच्चे का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, जिससे उसे भारतीय नागरिक बना दिया जाएगा। यानी उसका पंजीकरण जरूरी है, अगर वह बाहर पैदा होता है, बिना पंजीकरण के वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन से, अगर पंजीकरण कराना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो पहले क्या होगा, अगर जिसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उस व्यक्ति को पहले केंद्र सरकार को एक आवेदन पत्र देना होगा। हमेशा इन बातों में यह याद रखिए कि व्यक्ति जो है, एक टर्म का प्रयोग किया जाता है सक्षम योग्य, तो वह मतलब सक्षम का मतलब है पागल दिवालिया इस तरीके का व्यक्ति ना होना चाहिए, योग्य हो, पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए वह व्यक्ति। तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा
तो अगर उस व्यक्ति ने भारतीय सरकार को क्या दिया है, आवेदन पत्र दिया है, तो आवेदन पत्र अगर सरकार को प्राप्त होता है तो सरकार नागरिकता दे सकती है, बशर्ते इन श्रेणियों में व्यक्ति आना चाहिए। इनमें से किसी श्रेणी में भी अगर व्यक्ति आता है तो रजिस्ट्रेशन उसका कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इन रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ों हम देखते हैं। तो अगर व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति है और रजिस्ट्रेशन कराने के 7 साल से भारत में रह रहा है, यानी जिस दिन उसने अपना फॉर्म भरा रजिस्ट्रेशन का, उसके रजिस्ट्रेशन से 7 साल पहले से वह भारत में रह रहा है। दूसरा एक और है, अगर भारतीय मूल का ही व्यक्ति है, भारतीय मूल का ही व्यक्ति है और अविभाजित भारत से बाहर रह रहा है, यानी वह भारत के अलावा पाकिस्तान या बांग्लादेश में ना रह रहा हो, अविभाजित भारत में के बाहर रह रहा हो, तब भी उसे नागरिकता दी जाती है, रजिस्ट्रेशन उसका कर लिया जाएगा। अगर व्यक्ति विदेशी है, वह भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं है, तो फॉर्म भरने के पूर्व 7 वर्ष से रह रहा हो, यानी अगर उसने जिस दिन फॉर्म दिया उसके पहले 7 साल से रह रहा हो, उसके अलावा उसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, जैसे पुरुष है तो उसने यहाँ पे किसी स्त्री से विवाह कर लिया, तो वह 7 साल पहले से रह रहा हो, उसके बाद यहाँ पे उसने फॉर्म दिया हो, तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं चौथा टर्म क्या है, भारतीय नागरिक है और उसके नाबालिग बच्चे, तो उनको भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने पे, अगर वह कहीं बाहर के हैं और उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कराया जाता है, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अब देखते हैं कोई व्यक्ति है और उसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और यदि कोई व्यक्ति हो और उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं और उसके अलावा स्वतंत्र नागरिक के पंजीकृत होने के अलावा फॉर्म जिस दिन उसने भरा है उसके 12 महीने पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, तो उसको भी भारत की नागरिकता पंजीकरण से दे दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन उसका करके। 7वां टर्म इसमें आता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो समुद्र पार किसी देश का 5 वर्ष से नागरिक हो, यानी मान लिया इंग्लैंड का या अमेरिका का वह 5 साल से नागरिक है, तो उसे भी प्लस उसके अलावा फॉर्म भरने से पहले वह 12 महीने से भारत में, यानी 1 वर्ष से भारत में वह रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब 5 टर्म में हम देखते हैं चौथा टर्म। चौथा टर्म क्या कहता है, प्राकृतिक तरीके से किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी। तो प्राकृतिक तरीके से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लिया फॉर्म दिया गया, आवेदन दिया गया कि भाई मुझे नागरिकता चाहिए, तो उस व्यक्ति को अगर नागरिकता चाहिए तो प्राकृतिक रूप से सरकार नागरिकता प्रमाण पत्र उसको दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताएं चाहिए प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने के लिए। तो वह योग्यताएं हैं, वह व्यक्ति किसी वर्जित देश से ना हो, यानी कुछ देशों में हमारी नागरिकता अवैध, मतलब हमारे यहाँ उन लोगों को नागरिकता ही नहीं दी जाएगी, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके अलावा चाइना है, तो इन देश के नागरिकों को अलाउ नहीं है, ये लोग हमारे यहाँ नागरिकता के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। इसी चीज़ को सुधारने के लिए जो नया कानून आया 2019 में, जो नया CAA NRC वाला पास किया गया है, तो अधिनियम इसमें कुछ सुधार करता है। वह यहाँ से आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुस्लिम व्यक्तियों को छोड़ के अन्य सभी को आवेदन करने का मौका देता है, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं। उसके अलावा देखा जाता है अन्य देश की नागरिकता जो है, अगर उस व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता भी त्याग दी हो, वह पहली बात तो इन देशों से ना हो, दूसरा अगर उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता हो तो उसने त्याग दी हो, अगर त्यागेगा नहीं तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके अलावा ऐसा भी है, भारत सरकार की सेवा में वह व्यक्ति हो, यानी बढ़िया काम कर रहा है और 12 महीने से यहाँ रह भी रहा, तो भी उसे दे दिया जा सकता है। चरित्र भी देखा जाएगा कि उसका अच्छा हो। उसके अलावा 8वीं अनुसूची जो संविधान में हमारी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल में 8 थीं लेकिन अब 12 हैं, 4 बढ़ गई हैं, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएँ हैं उनका ज्ञाता हो, ठीक ठाक उसको आती हो, यह भी देखा जाता है। भले ही सारी भाषाएं ना आती हों, लेकिन कोई भाषा उसको आती हो और भारत में रहने का इच्छुक भी हो। हम देखते हैं कि इनमें से सारी चीज़ें अगर भले ही उसके पास ना हो, सारी चीज़ें भले ही उसके पास ना हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति विशेष सेवा या विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित है,
कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इनमें कलाएँ हैं उसके पास। जैसे आप देखेंगे ईरान के अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दे दी गई है, क्योंकि वह कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई है। तो इतनी सारी योग्यताएं भले ही ना करता हो, इनमें से कोई भी योग्यता उसके पास भले ही ना हो, लेकिन सरकार चाहे तो इनके आधार पर नागरिकता दे सकती है किसी व्यक्ति को। अब हम पांचवा देखते हैं क्षेत्र समाविष्ट। तो क्षेत्र समाविष्ट क्या होता है? क्षेत्र समाविष्ट में हम देखते हैं, तो क्षेत्र समाविष्ट का मतलब है जैसे कोई विदेशी क्षेत्र है, किसी हमारे देश का कोई क्षेत्र नहीं, और उस विदेशी क्षेत्र पे हमारा अधिकार हो जाता है। जैसे मान लिया अभी चाइना से या पाकिस्तान से कोई युद्ध हो जाए और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम लोग जीत लेते हैं, अब उस क्षेत्र से पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो अगर वह भारत का हिस्सा बन गया, जैसे 1961 में हमने देखा कि गोवा भारत का हिस्सा बन गया, भारत ने पुलिस कार्रवाई करके गोवा जीत लिया। अब गोवा चूँकि जीत लिया है तो वहाँ के जो लोग होंगे वह भारत का नागरिक उनका घोषित कर दिया जाएगा, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो यह क्षेत्र समाविष्ट का मतलब है, अगर क्षेत्र को भारत में समाविष्ट कर लिया जाएगा, भारत में समाहित कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, तो उसके आधार पर नागरिकता भारत के नागरिक की जो उपाधि है और भारत के नागरिक बन जाते हैं वहाँ के लोग। जैसे पांडिचेरी है, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया और उसके आधार पे पांडिचेरी के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी। उसके अलावा हम देखते हैं आगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, नागरिकता किसी की जाति कैसे है। तो नागरिकता ख़त्म होने की जो व्यवस्थाएं दी हुई हैं वह दी हुई हैं हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं? पहला तो नागरिकता का कोई व्यक्ति स्वैच्छिक त्याग कर दे। त्याग करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि व्यक्ति नाबालिग है, यानी उसको समझ ही नहीं है कि हम अपनी नागरिकता त्याग रहे हैं, या युद्ध के समय कोई त्याग दे किसी डर की वजह से, तो युद्ध के समय नागरिकता का त्याग नहीं कर सकता है। कम से कम 18 साल का वह व्यक्ति जरूर हो जब वह अपनी नागरिकता का त्याग, यानी उसको कम से कम पता तो हो कि मैं नागरिकता का त्याग कर रहा हूँ, इतनी बड़ी चीज़ है। तो नागरिकता का स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है, पूरे होशो हवास में उसको पता है कि मैं नागरिकता का त्याग कर रहा हूँ। उसके अलावा बर्खास्तगी द्वारा, यानी उसकी नागरिकता बर्खास्त कैसे होगी, या किसी दूसरे देश का वह अगर नागरिकता स्वीकार कर लेता है, मान लिया कोई व्यक्ति है और पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी नागरिकता यहाँ की भारत की अपने आप बर्खास्त हो जाएगी, वह पाकिस्तान का नागरिक बन जाएगा। लेकिन यह भी व्यवस्था तब नहीं मानी जाएगी जब युद्ध हो रहा हो, क्योंकि युद्ध के समय आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू होती हैं, तो युद्ध के समय में भी यह चीज़ नहीं मानी जाएगी, यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। अब वंचित करने पे क्या होगा, किसी व्यक्ति को वंचित कर दिया जाए, छीन ली जाए उससे नागरिकता, या तो वह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति गलत तरीका अपनाकर नागरिकता पा गया है। जैसे मान लिया कोई नागरिकता है, किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल, असम वगैरह में बांग्लादेश से घुस के आते हैं, कई सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, और नकली आधार कार्ड वगैरह बना के वो नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो भारतीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की नागरिकता को बर्खास्त अवश्य करे। अगर उसने अपनी नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली हो तो उसे नागरिकता से वंचित करे। उसके अलावा यदि उसने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यानी संविधान का अनादर करने की कोशिश की हो, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाए। या युद्ध चल रहा है, मान लिया पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान के युद्ध के समय उसने पड़ोसी जो शत्रु है, हमारा जो दुश्मन है, उसके साथ कोई गैर कानूनी संबंध स्थापित किया है, कोई अपने देश की महत्वपूर्ण सूचना उसको दूसरे दुश्मन को दे दी हो, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जा सकती है। उसके अलावा यदि 5 साल का जो हमने देखा था, उसे कोई नागरिक जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि नागरिकता मान लिया मिली है, या फिर देखते हैं प्राकृतिक तरीके से, जो हमने देखा था प्राकृतिक तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई और वह व्यक्ति रहने लगा भारत में, लेकिन रहने के बाद 5 साल के अंदर
यानी 5 साल के अंदर आपको बहुत सही तरीके से रहना होगा। 5 साल के अंदर अगर आपको भारत में कहीं भी 2 साल की सज़ा हो जाती तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और यदि आप भारत के नागरिक बन गए और नागरिक बनने के बाद आपको बनाया गया किसी तरीके से और आप भारत के बाहर चले गए और 7 साल वहाँ तक रह रहे हैं तो तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो नागरिकता छीनने की यह व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से आपकी नागरिकता का अंत हो सकता है। अब हम कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो जो भारत की नागरिकता है वह कही जाती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? सबसे पहले नागरिकता का जो शब्द था वो अरस्तू ने दिया था, यह भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे अमेरिका है और अमेरिका में ये छोटे छोटे राज्य हैं। तो अमेरिका में क्या व्यवस्था है, एक आदमी जो है उसे पूरे देश की नागरिकता भी है। यानी एक तो हो गई देश की नागरिकता और दूसरी हो गई इस राज्य की नागरिकता। जैसे मान लिया अपने यहाँ अगर यह व्यवस्था होती तो हम यूपी के भी नागरिक होते और देश के भी नागरिक होते, यानी दोहरी नागरिकता हमारे पास होती। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, यूपी, बिहार या फिर पंजाब, राजस्थान इन सब का नागरिक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ की जो नागरिकता है वह है एकल नागरिकता, यानी सिर्फ सिंगल नागरिकता है। अमेरिका में जो है वह दोहरी नागरिकता है। अगर वहाँ कोई व्यक्ति टेक्सास का नागरिक है तो वह टेक्सास का भी नागरिक है, उसके अलावा वह अमेरिका का भी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का भी नागरिक है, तो उसके पास दोहरी नागरिकता है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता अपनाई गई है। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता क्यों रखी गई कि हो सकता है भेदभाव हो सके। जैसे बिहार के व्यक्ति हैं और उनको बिहार की नागरिकता दे दी गई और वह पंजाब में जाते हैं तो हो सकता है उनके साथ वहाँ बिहार के आधार पर भेदभाव किया जाए। तो इसलिए भेदभाव और इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए यह एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो यह देखा हमने नागरिकता की मूल चीज़ें। इनसे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं हम इसके बाद करेंगे, तो इसे आप कंप्लीट कीजिए। हम जल्दी ही दूसरा इसका जो पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स नागरिकता से रिलेटेड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।